वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में तो डॉक्टर साहब, आज की रात अपने खिड़की दरवाजे बंद रखिएगा और कोई अगर दरवाजे पर दस्तक दे तो भी दरवाजे मत खोलिएगा, जरा संभाल के रहिएगा। सामने बैठे थे भूषण बाबू, जो गांव के मुखिया थे। कुछ ही समय हुए मुझे यहाँ गांव के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के रूप में ज्वाइन किए हुए। बचपन से इच्छा थी बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, गाँव में सेवा करूंगा। यहाँ आते ही भूषण बाबू के साथ एक अच्छा रिश्ता बन गया। पहले तो गांव के मुखिया हैं और दूसरे मेरे हम उम्र हैं, इसलिए इनके साथ मेरा बहुत अच्छा बात जमता था। मगर आज इनकी बात सुनकर मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था। मगर क्यों? चाय की प्याली की चुस्की लेते हुए बोले, देखिए आप शहर के लोग हैं, आप ये सब बात नहीं मानेंगे, मगर हम गांव वाले आज की रात को थोड़ा खतरनाक मानते हैं। आज अमावस की रात है और आज की रात घर से बाहर निकलना किसी भी हद से अच्छा नहीं है। अच्छा, भूत प्रेत की बातें, तो इससे आप डराना चाहते मुझे? देखिए, डराने वाली कोई बात नहीं है, जो मैं कह रहा हूं उसको मानिए, नहीं तो भुगतना पड़ेगा आपको। तभी अचानक एक मरीज आ गया। उसे देखते ही वो उठकर खड़े होने लगे। मैंने कहा, अरे कहाँ जा रहे हैं, बैठिए तो, एक और कप चाय पी के जाइए। देखिए भाभी भी घर पर नहीं है, अकेले घर में रह के करेंगे भी क्या। वो बैठ गए। मरीज को विदा करके मैंने उनसे कहा, अच्छा लीजिए आपकी कहानी शुरू करिए। भूतों की कहानी सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मजाक उड़ा रहे हैं। पहले पूरा सुनिए, उसके बाद आप सोचिएगा। हाँ, आपको यहाँ आए यही तो 10-20 दिन ही हुए ना। पिछले कुछ महीनों से हर अमावस्या में हमारे गांव पर पता नहीं कौन सी अशरीरी आत्मा का प्रकोप है। हाँ, आपसे पहले जो डॉक्टर साहब यहाँ थे, 3 महीना पहले एक अमावस की रात को उनकी लाश गांव के बाहर वाले नदी के पास मिली थी। रक्त विहीन, गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई। ऐसा लगता है किसी ने बहुत ही हिंसा के साथ उनकी गर्दन पूरी तरह से मोड़ दी थी। मैंने उनकी लाश देखी थी। पानी में डूबकर फूल जाने के बाद भी उनके चेहरे पर एक अजीब सा आतंक था। और वैसे भी महाशक्तिशाली नहीं होने पर कोई भी किसी इंसान की गर्दन इस तरह से नहीं मोड़ सकता है। उस दिन अपने रूम में पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। वैसे रेडियो पर खबर आई थी कि निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है, बारिश आएगी। सवेरे से ही आसमान में बादल थे जो अभी फट पड़े थे। रूम का लाइट का बटन दबाते ही लोड शेडिंग, ये एक परेशानी हुई। दिन में 4-5 बार लोड शेडिंग तो हो ही रही है, ऊपर से ऐसी पानी बारिश की रात हो तो फिर तो भगवान भरोसे। ये अच्छा है कि दिन में लाइट नहीं गई थी, नहीं तो काम में मुश्किल हो जाती। लालटेन जलाकर टेबल पर रख दिया और पास की खाट में लेट गया। एक मासी आती है दिन भर घर का काम करने और खाना पकाने। रात का खाना पकाकर ढककर रखकर वो चली गई। खाने से पहले स्टोव पर उसे गर्म कर लूंगा। सर पर आंख मूंदे लेटा हुआ था। अचानक ही भूषण बाबू की बातें याद आ गई। ज्ञान का छात्र, डॉक्टर, और सुनना क्या पड़ रहा है, गांव के लोगों के अंधविश्वास की बातें। तभी चौंक सा पड़ा। बाहर के दरवाजे पर दस्तक हो रही। हाँ, इतनी रात ये कौन आया? हाथ घड़ी में देखो तो रात के 10:05 हो रहे थे। अचानक चौंक पड़ा, अरे 3 घंटा सो लिया। तभी अचानक बाहर से एक महिला की आवाज सुनाई दी। बहुत हताश होकर बुला रही थी, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, दरवाजा खोलिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, डॉक्टर बाबू दरवाजा खोलिए। कमरे से निकलकर बाहर एक छोटा सा बरामदा था, जहाँ पर एक टेबल और 2 चेयर थे। जब मरीज घर पर आते थे तो मैं यहीं पर चिकित्सा करता था, और इसके बाद मुख्य दरवाजा। लालटेन हाथ में लिए मैं उधर ही बढ़ रहा था। अचानक भूषण बाबू की कही हुई बातें याद आ गई और मेरे जैसे रोंगटे खड़े हो गए। हंस पड़ा मैं। इसे ही कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। एक तो ये गांव, ऊपर से आज का मौसम।
भूषण बाबू की बातें मेरे मन पर भी प्रभाव करने लगी। मन की बातों को बुलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में प्रविष्ट हुआ और उसके चलते मेरे हाथों के लालटेन बुझ गई। सामने घुप अंधेरा था। दरवाजे के बाहर जैसे अंधेरा और ज्यादा था और वहां कोई खड़ा है। तभी अचानक बिजली चमकी। और बिजली की तेज रोशनी में मैंने देखा मेरे सामने एक गांव की सुंदर सी महिला खड़ी है। उसको मैं एकटक देखता ही रह गया। फिर अपने आप को संभाल कर पूछा, आप कौन है आप? आवाज आई, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। आप नहीं जाएंगे तो वो नहीं बचेंगे, चलिए ना। मैंने उनसे घर के अंदर आकर खड़े होने का कहा, तेज बारिश से बचाने के लिए, और लालटेन जलाकर टेबल के ऊपर रखा और खुद चेयर में बैठ गया। लड़की अभी भी बाहर ही खड़ी थी। मैंने सामने वाली चेयर की तरफ इशारा करके उसे अंदर बुलाया। वो धीरे धीरे मेरे सामने वाले चेयर में चले आई। अब लालटेन की रोशनी में मैं उसे देख सकता था। उसका रंग गोरा था, शरीर का सुगठन बहुत ही सुंदर, कमर तक लंबे बाल। कुछ पल तक मैं उसे निहारता रहा, फिर बोला, अच्छा अब बताइए। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। शाम से उन्हें तेज बुखार है और फिर उल्टियाँ हो रही है। मैं रह नहीं सकी और आपको बुलाने के लिए चली आई। अगर एक बार मेरे साथ चलकर आप उन्हें देख लें। एक झटके में उसने अपनी सारी बातें कह दी। मैंने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, मगर इस आंधी बारिश में हम जाएंगे कैसे? आपके साथ क्या कोई बैलगाड़ी वगैरह है? कहने के साथ साथ मैं थोड़ा सा चौंक पड़ा। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है मगर ये लड़की ये तो पूरी तरह से सूखी हुई है। पानी की एक बूंद भी इसके शरीर पर नहीं दिख रही है और छाता वगैरह भी तो कुछ नहीं है इसके पास। अचानक बोली, हाँ मैं गाड़ी लेके आई हूँ, घर के बाहर खड़ा है, आप बस चलिए मेरे साथ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब पिताजी को देखकर आप इसी गाड़ी में वापस आ जाइएगा। तकलीफ की कोई वजह नहीं थी। अच्छा आप बैठो, मैं जरा तैयार होकर आता हूँ। क्या कर उठकर जाने ही वाला था कि अचानक टेबल पर रखा पेपर वेट मेरे हाथों से लगकर नीचे गिर गया। मैं थोड़ा सा खिन्न हो गया और पास ही रखी छोटी टॉर्च जलाकर उसे ढूंढने लगा। और ढूंढते ढूंढते अचानक मैंने जो देखा, टॉर्च से पेपर वेट खोजते हुए मेरी नज़र पड़ी थी उस लड़की के पैरों की तरफ। उसके दोनों पैर उल्टे थे और बालों से भरे हुए। ये कोई इंसानी पैर नहीं हो सकते थे। मैं समझ चुका था मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ। पर मेरी एक आदत है, जब भी मुसीबत में होता हूँ मैं उत्तेजित नहीं होता हूँ, अभी शांत रहता हूँ। मैंने अपने आप को पूरी तरह से संभाल कर कहा, अब बैठिए मैं तैयार होकर आता हूँ, और जल्दी से अंदर के कमरे में चला आया। डर के मारे मेरे पैर थर थर काँप रहे थे। ऐसा लग रहा था अभी लड़खड़ा कर गिर पड़ूंगा, मगर खुद को संभाल कर कमरे के अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ था। अंधेरे में खड़े खड़े सोच रहा था क्या करूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग में जैसे पटाखे फूट रहे थे। अचानक बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। डॉक्टर बाबू दरवाजा खोलिए, जल्दी चलिए, देरी हो जा रही है, पिताजी को बचाया नहीं जा सकेगा। अचानक दिमाग में एक बात कौंधी। रसोई घर के पास एक छोटा दरवाजा है जिससे घर के बाहर निकला जा सकता है। हालांकि उसे मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, मगर इस मुसीबत के समय वही मेरा सहारा है। मैं दौड़कर उधर जाने लगा। दरवाजे पर अभी भी जोर जोर से दस्तक हो रही थी और उस महिला की आवाज आ रही थी, मगर हाँ वो आवाज धीरे धीरे एक मनुष्य से शाज की आवाज में बदलती जा रही थी। वो जैसे मुझे डरा रही थी। डॉक्टर बाबू खोलिए, आइए मेरे साथ आइए। डॉक्टर बाबू खोलिए ना, आइए मेरे साथ आइए। वो अब समझ चुकी थी कि मैं उसकी असली पहचान जान चुका हूँ। अब वो मुझे डराने के प्रयास में लगी थी। अब वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, बल्कि दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाना चाहती थी। किसी तरह कांपते हुए हाथ से मैंने दरवाज़ा खोला। तभी मेरे कानों में पड़ी कमरे का दरवाज़ा टूटने की आवाज़। पैशाचिक हंसी के साथ साथ आवाज आ रही थी, डॉक्टर बाबू आप कहाँ हैं? आइए मेरे साथ
आइए, रोकी बहुत बीमार है, आइए। पैशाचिक हंसी की आवाज कानों में पड़ी। खड़े रहने की अब हिम्मत नहीं हो रही थी। कहाँ जाऊं, कैसे पिशाचनी से अपने आप को बचाऊं? तभी अचानक पैर जैसे अपने आप भूषण बाबू के घर की तरफ चल चले। बाहर तेज बारिश, जमीन पर पानी, कीचड़, कोई भी मुझे रोकने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। किसी तरह दौड़ते हुए भूषण बाबू के दरवाजे पर पहुंच गया। पूरा घर अंधेरे की चादर में ढका था। जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। भूषण बाबू दरवाजा खोलिए, बहुत मुसीबत में पड़ा हूं भूषण बाबू जल्दी दरवाजा खोलिए। उस देर तक कोई आवाज ना थी। फिर अचानक एक अजीब सा आवाज करके दरवाजा खुला। भूषण बाबू बाहर आए, मुझे देखकर बोले, अरे डॉक्टर साहब आइए, अंदर आइए। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चला गया। घर के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। मुझे बोले, यही रुकिए, मैं लालटेन जला कर लाता हूँ। कहकर वो घर के अंदर चले गए। आज भूषण बाबू का व्यवहार कुछ अजीब सा था, मगर तब मेरे पास इस बात पर ध्यान देने की कोई भी जगह नहीं थी। डर के मारे हाथ पांव थर थर कांप रहे थे। अचानक वो लालटेन जला कर ले आए। मुझे देखकर फिर बोले, मैं जानता था आप आएंगे। उनकी बात सुनकर मैं चौंक उठा। वो जानते थे मैं आऊंगा, मगर कैसे? मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर वो फिर बोल पड़े, मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे आदेश पर ही तो कामिनी तुम्हारे पास गई थी। मैं और डरने लगा। डर के मारे चीख पड़ा था। आप क्या पागल हो गए हैं? आप क्या कह रहे हैं? और कौन कामिनी मुझे यहाँ क्यों ले आई? अभी तक आप नहीं समझे। वो जो लड़की आपके घर में गई थी कामिनी, उसे मैंने ही तो भेजा था। मेरी ही साधना से उपजी हुई है वो इंसान नहीं है, प्रेतनी है। साधना करके मैंने उसे जगाया है और अब वो मेरी आज्ञा की गुलाम है। वो एक निम्न जाति की प्रेत है और अगर जरूरत पड़ी तो अपने आका को भी मार सकती है, मगर मैं निश्चित रहूंगा। क्यों जानते हैं? मैं ही तो उसके प्राणों का रखवाला हूँ। वो अगर मुझे मारेगी तो खुद भी नष्ट होगी। वो मेरी सृष्टि है और मैं ही उसका रखवाला हूँ। मैं अगर जीवित नहीं रहा तो वो भी जीवित नहीं रहेगी। समझते हैं? आज से 2 साल पहले कामिनी की मृत्यु के ऊपर बैठकर शव साधना करके मैंने उसे जीवित किया है। आज अमावस्या है। हर अमावस्या को उसे एक नवयुवक के रक्त की जरूरत पड़ती है। मैं चीख पड़ा, मगर मैं क्यों? गांव में और भी तो लड़के हैं और मैं तो नया हूँ। और आप मुझे ऐसे बुलाते तो मैं ऐसे ही चलाता। फिर आप मुझे सावधान किस लिए कर रहे थे? अरे महाराज, अगर सावधान नहीं करता तो आपके मन में कौतूहल जगता और आप उल्टा काम करते। और वैसे भी उसकी सृष्टि तो मैंने की है, तो उसकी भूख मिटाने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। मुझे पता था मेरी बातों का आप विश्वास नहीं करेंगे आप। और कल सवेरे आपका कंपाउंडर कहेगा कि भूषण बाबू ने सावधान किया था, मगर डॉक्टर साहब नहीं माने। आपके पहले के डॉक्टर को भी इसी तरह से कामिनी का शिकार बनवाया था 1 साल पहले। और उसके बाद धीरे धीरे मरेंगे गांव के लोग। किसी के घर में आग भी लग जाए तो रात में कोई बाहर नहीं निकलेगा। और एक बात बताऊं, कामिनी को जब तक आप खुद घर के अंदर आने का आमंत्रण नहीं देंगे, वो घर के अंदर नहीं आ पाती है। और गांव के लोग बहुत डरपोक हैं, वो कभी उसे नहीं बुलाएंगे। आपको सावधान नहीं करता तो आपका कौतूहल नहीं जगता और आप उसे घर के अंदर नहीं बुलाते। मैंने आपको सावधान किया था ना। कल सवेरे गाँव वालों को मैं यही बात कहूँगा। मेरे सामने अब सारी बातें साफ हो गई थी। भूषण बाबू एक निम्न मार्ग के तांत्रिक है, मगर लोगों के सामने अच्छाई का मुखौटा पहने रहते हैं। कामिनी उन्हीं की एक साधना का फल है, परंतु हर अमावस्या में कामिनी को एक नवयुवक का रक्त देकर शांत रखना पड़ता है। और आज की अमावस्या में मैं उसका शिकार हूँ। रीढ़ की हड्डी में एक ठंडा पसीना बह गया। भूषण बाबू की तरफ देखा, वो अभी हंस रहे थे मुझे देखकर और दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे थे। डरते डरते मैंने दरवाजे की तरफ देखा। कामिनी वहां पर अपनी जलती आंखों के साथ मुझे देखते खड़ी थी। उसके होठों पर एक पैशाचिक मुस्कान फैल रही थी। किसी जादू के दम पर वो घर के अंदर आकर उपस्थित हो गई थी। मैं समझ गया अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ ही समय में कामिनी का प्रेत मेरे ऊपर हमला कर देगा। तड़प कर एक जोरदार घूसा भूषण बाबू के मुंह पर दे मारा। लड़खड़ाकर वो जमीन पर गिर गए और उनके हाथों में पकड़ा लालटेन भी जमीन पर गिरकर टूट गया। तेल फैलते ही उनकी धोती में आग पकड़ गई। तड़प कर वो आग बुझाने की कोशिश करने लगे, मगर तेल से भीगी सिल्क की धोती धू धू कर जल उठी।
उनकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। "आ!" धू धू कर आग जलने लगी और कमरे में जलने की बदबू फैल उठी थी। मैं कुछ पल को चौंक गया था, मगर अपने एक पल ही खुद को संभाल कर घर के बाहर की तरफ दौड़ पड़ा, इस डर से कि अभी अचानक कामिनी मुझ पर टूट पड़ेगी। पागलों की तरह दौड़ पड़ा था इस तेज बारिश में भी अपने घर की तरफ। मन में सिर्फ एक आवाज थी, मुझे भागना होगा, मुझे यहाँ से किसी भी तरह से जान बचाकर भागना होगा। किसी तरह से दौड़ता हुआ बरामदे तक पहुंचा, मगर उसके बाद खुद को न संभाल सका और ठोकर खाकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। आंख खुली तो खुद को अपने बेड पर पाया। कुछ लोग सामने खड़े थे, जिनमें मेरा कंपाउंडर विनोद भी था। अचानक एक व्यक्ति बोल पड़ा, आज आपको घर के बरामदे में पड़ा हुआ पाया था। मैं सनातन, मैंने ही गांव वालों को इकट्ठा किया। ये क्या हुआ था? मैंने रात की सारी बातें लोगों को बता दी। इस पर वो बोले, अभी कुछ समय पहले ही भूषण बाबू की जली हुई लाश उनके घर से मिली थी। कामिनी के उत्पात से हम सब परेशान थे। आज सारा विषय हमारे सामने स्पष्ट हुआ। खैर, आप बच गए, यही बड़ी बात है। सबके जाने के बाद मैं धीरे से बिस्तर पर उठ बैठा। सामान जमाना होगा, घर जाऊंगा। घर पहुंचकर वहां से रेजिग्नेशन लेटर डाल दूंगा। इस अभिशप्त गांव में अब मैं नहीं रह सकता। रिक्शे से उतरकर दुर्गा मंदिर के सामने सुशांत खड़ा हुआ। वहां पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। उनके पास जाकर बोला, आप लोग मुझे चंद्रिका हलदर का घर बता सकते हैं? उसकी बातें सुनते ही सब जैसे चौंक पड़े। उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, कौन हो तुम? वहां क्या काम है? जी, मैं चंद्रिका हलदर का नाती हूँ। असली में छुट्टियां थी तो मैं और मेरा दोस्त मेरी दादी से मिलने आए। ओह, रासमणी हलदर के नाती हो तुम? हाँ, मेरे माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, इसलिए आना नहीं होता है। छुट्टियां थी तो मैंने कहा जा दादी से मिला, उसी लिए आया था। बूढ़ा बोला, हाँ, जाओ हलदर परिवार से मिल आओ। वो जो दूर का रास्ता दिख रहा है ना, वहां पर जो मंदिर है, बस उसके पास से रास्ता चला जाता है हलदर विला की तरफ। वहीं अंत में पहुंचोगे तो बड़ा सा काला दरवाजा है, उसके बदन पर ही लिखा है हलदर विला, बस वहीं चले जाना। इसके बाद तुषार फिर से रिक्शे पर बैठ गया। कुछ दूर जाते हुए काली मंदिर के पास से बड़े दरवाजे के पास पहुंच गए। तुषार और सुजल दोनों ही रिक्शे से उतर आए। रिक्शे वाले को पैसे देने के बाद दोनों दरवाजे के सामने खड़े थे। तब तक शाम ढल रही थी। तुषार बोल पड़ा, देख रहा है, एक समय ये घर कितनी रौनक भरा था, आजकल कोई रहता नहीं करके घर की यह हालत हो गई है। चला अंदर चलते हैं, कहकर बड़ा सा दरवाजा खोलकर दोनों अंदर चले गए। अंदर आकर तुषार ने चारों तरफ नजर घुमाई। एक समय यहाँ पर सुंदर बागान हुआ करता था, मगर अब देख रेख के अभाव में जंगल सा हो गया। किसी तरह से जमीन पर फैली झाड़ियों को पार करते हुए दोनों मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक देते हुए तुषार बोला, पिताजी ने बताया था यहाँ दादी अकेली ही रहती है, उनकी देखभाल के लिए 2 नौकर हैं, उसके अलावा इतने बड़े घर में कोई नहीं रहता। पिताजी उन्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहते थे, मगर दादी जाने को किसी हद से राजी नहीं हुई। उन्होंने कहा था, मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जा सकती, यहाँ तेरे पिताजी की आत्मा बसती है, मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊंगी। बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि अचानक उन्हीं की उम्र का एक लड़का दरवाजा खोलकर सामने खड़ा था। किसे मिलना है? तुषार ने अपना परिचय दिया। सुनकर लड़का खुश हो गया। ओह साहब जी लोग, हाँ, माता जी ने आप लोगों के बारे में बता रखा था, कहा जैसे ही आप आए उनके कमरे में ले जाऊं। आइए आइए। घर काफी बड़ा था। नीचे एक बड़ा सा दलान में बहुत सारे कमरे बन पड़े थे। अंत में सीढ़ियां थी। हल्का सा अंधेरा भी था, वहां से सीढ़ियां ऊपर को जाती थी। उस लड़के के साथ दोनों उन सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। तुषार अंदर पहुंचा और पिताजी द्वारा दिए हुए उपहारों को टेबल पर रखने के बाद दादी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। बिस्तर पर लेटे लेटे ही दादी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। दादी बोली, कितने सालों बाद आ रहे रे, तेरे माँ बाप तो ऑफिस के काम में व्यस्त हैं, इसलिए अपनी बूढ़ी माँ का चेहरा देखने का भी समय नहीं उनके पास। असली में दादी, मम्मी पापा तो सवेरे ही निकल जाते हैं ना ऑफिस और देर रात को घर आते हैं, इसी वजह से समय नहीं मिलता है, इसीलिए दादी बोल पड़ी। हाँ, इसीलिए तुझे भेजा है। तुषार हंस पड़ा। असली में पिछले 2 महीने से मनी ऑर्डर के पैसे वापस आ जा रहे थे। पिताजी थोड़े चिंता में पड़ गए थे। क्या होगा उस मनी ऑर्डर के पैसे? गांव के लोग इतना प्यार करते हैं, रोज सुबह साग भाजी सब कुछ दे आते हैं, उसी से सारा दिन चल जाता है, और पैसे लेकर मैं करूंगी क्या? खांसी भी तो नहीं उतर रही है। हवाल दाल कहाँ से आता है वो तो वह अमृत ही जानता है। तो
बहुत दिनों बाद तो आया है, कुछ समय रहेगा तो कि तुझे भी काम है। आप चिंता मत करो दादी, मैं भी बहुत दिन यहाँ हूँ। जब तक आप खुद नहीं भगाओगी, मैं और मेरा दोस्त यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा, जा बेटा, इतना लंबा रास्ता तय करके आया है, हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर ले जा बेटा। इसके बाद तुषार और सुजल दादी के कमरे से बाहर निकल आए। दोनों माधव के साथ नीचे उतर आए। एक कमरा उन्हें देते हुए माधव बोला, आप लोग यहाँ विश्राम करिए, मैं आता हूँ। कहकर वो चला गया। बाथरूम से हाथ मुंह धोकर जब वो कमरे में आए तो देखा 2 थाल में समोसा, निमकी, मुर्रा और बताशे रखे हुए थे। माधव बोला, दादा बाबू लोग इसे खाकर विश्राम करिए, मैं रात के खाने का इंतजाम करता हूँ। कहकर वो चला गया। सुजल ने कमरे की तरफ नजरें घुमाई। कमरे में जगह जगह से पलस्तर गिर गया था। ईंटें दांतें निकालकर हंस रही थी। कमरे में जो लाइट जल रही थी वो भी टिमटिमा रही थी। इसके बाद घर और उसके इतिहास सुनते सुनते न जाने कब 9:30 बज गए। अचानक माधव आकर बोला, दादा बाबू लोग चलिए खाना खाएंगे। अचानक ही तुषार बोला, माधव दा एक काम करो ना, खाने की प्लेटें दादी के कमरे में ले चलो, वहीं खाएंगे। वो तो कब कर खाकर सो चुके हैं, बूढ़े लोग रात जगते हैं क्या, आप लोग आइए। दोनों जैसे ही डाइनिंग टेबल पर पहुंचे खुश हो गए। उनके मनपसंद का खाना बना हुआ था। इतना सारा खाना देखकर दोनों चौंक गए। अरे बाप रे, इतना सारा खाना! अभी तो आपने इतना सारा नाश्ता कराया है, उसके बाद इतना सारा खाना खा सकते क्या? बाबू लोग खा लीजिए, माँ साहब का आदेश है, आप लोगों की सेवा शुश्रूषा में कोई कमी ना है, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। दोनों खाना खाते हुए बोले, अच्छा माधव दा, इतने बड़े घर में आप और दादी अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता? नहीं बाबू लोग, इतने सालों से हूँ इस घर में, डर तो कभी नहीं लगता है। मगर हाँ, जब कभी बाजार जाता हूँ तो लोग कहते हैं रात को तुम लोग के घर के सामने से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, मगर मैं तो इतने सालों से इस घर में हूँ, मुझे तो किसी लड़की के रोने की आवाज आज तक नहीं आई। अचानक ही सुजल के हाथ खाना खाते खाते रुक गए। वो बोला, माधव दा, यहाँ पर भूत है क्या? अरे नहीं, भूत नहीं है, बाजार के लोग रात को क्या सुनते हैं, आप डरिए मत। वो दोनों जल्दी जल्दी खाना खाकर थकान की वजह से कमरे में जाकर सो गए। काफी रात बाद सुजल को अचानक बाथरूम जाने की हाजत महसूस हुई। उठकर कमरे की लाइट जलाते ही लाइट नहीं जल रही थी। वो बोला, गांव में लोड शेडिंग सोचकर जेब से मोबाइल निकालकर उसकी फ्लैशलाइट जलाई। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने देखा सामने खूब अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटा और झिंगुरों की आवाज थी। फ्लैशलाइट की रोशनी में धीरे धीरे वो बाथरूम की तरफ बढ़ चला। बाथरूम से निकलकर वो कमरे की तरफ जाएगा कि अचानक बाथरूम के पीछे से उसे रोने की आवाज आने लगी। रोने की इस आवाज को सुनकर वो ठिठक कर खड़ा हो गया। रुककर उसने गौर से सुना, एक लड़की फूट फूट कर रो रही है और बोल रही है, मुझे यहाँ से कर दो, मैं यहाँ नहीं रह पा रही हूँ यहाँ, मैं कर दो, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे यहाँ से कर दो। ये आवाज सुनकर सजल अत्यंत भयभीत हो गया। वैसे भी बचपन से वो बहुत डरपोक है। तेज कदमों से दौड़ता हुआ वो कमरे की तरफ गया और वहां पहुंचकर देखा लाइट आ गई थी और तुषार घोड़े बेचकर सो रहा था। कांपते कांपते बिस्तर पर पहुंचा। तुषार, हे तुषार, उठना, कितना सोएगा? अरे सुन, मैं बाथरूम गया था, वहां पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनी रहे, उठना। अचानक ही तुषार आंखें मलते मलते उठकर बैठा और बोला, ओह, इतनी रात गए, क्या तमाशा शुरू किया यार तूने? तब सुजल हकलाते हुए बोला, चल बाथरूम के पीछे कौन लड़की रही है? तब तुषार उसके साथ उठकर बाथरूम की तरफ चल दिया और वहां कोई भी आवाज न सुनाई दी। कमरे में आकर बोला, गधे, चुपचाप सो जा, मेरी नींद की ऐसी तैसी कर दी, तुझे तो अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। तब सुजल बोला, तू विश्वास कर, मैंने रोने की आवाज सुनी है, एक लड़की की। पास ही में टेबल में रखे पानी की बोतल उठाकर पीते हुए सुजल बोल पड़ा, ले तो यार, अब इतनी रात को तो अपनी बातें बंद कर सो जा, कल सवेरे गांव घूमने निकलेंगे। तब सुजल चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। सवेरे उठकर माधव के हाथ की चाय पीकर दोनों गांव घूमने निकल पड़े। 10 साल पहले जब तुषार इस गांव में आया था तो गांव पुराने गांव की तरह ही था। मिट्टी के घर, घरों में जलते लालटेन और
हर तरफ झाड़ जंगल। अब गांव बहुत उन्नत हो चुका था। अब तो पक्की सड़कें, स्कूल, कॉलेज सब कुछ हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे गांव ही बदल गया है। अचानक ही तुषार बोला, अब जब घूमने निकले ही हैं तो यहाँ के बाजार से अच्छा खासा नाश्ता करके फिर नदी में नहा के फिर घर लौटेंगे। यहाँ की नदी में नहाने में बहुत मजा आता है। बचपन में जब पिताजी के साथ आया था ना तब बहुत मजा आया था। इसके बाद दोनों गांव के बाजार की तरफ चल दिए। उसके बाद एक अच्छे से दुकान में दोनों ने कचौड़ी, आलू की सब्जी और जरीबे खाई। इसके बाद चलने लगे तो सुजल बोला, आज मन जैसे तृप्त हो गया रे। गांव में ये सब मिलता है, शहर में ऐसी कचौड़ी कहाँ। चलते चलते अचानक शाम को दुर्गा मंदिर में बैठे उस बूढ़े व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो गई। वो बोला, हाँ, क्या बच्चे लोग, मुझे पहचान रहे हो? अरे दादाजी क्या बात कर रहे हैं, कल शाम को थी आपसे मुलाकात हुई, पहचानेंगे मैंने कैसे? अच्छा, कल आपसे आपका नाम पूछना भूल गया। वो बोला, मेरा नाम साधन चटर्जी है। फिर वो उससे इधर उधर की बातें करने लगा और फिर अचानक एक अजीब सा प्रश्न पूछ बैठा, अच्छा बच्चों, कल रात तो उस घर में रात बिताई तुमने, रोने की आवाज तो जरूर आई होगी। साधन तुरंत ही उनको जवाब देने वाला था। अचानक तुषार ने उसके हाथ में एक चिमटी काटा और बोल पड़ा, नहीं दादाजी, हमें तो कोई रोने की आवाज नहीं आई। आप अचानक किसी बात क्यों पूछ रहे हैं? आपने कुछ सुना है क्या? आज से कुछ महीने पहले की बात है। मैं अपने भतीजे की शादी का निमंत्रण खाकर पैदल ही आ रहा था। जब तुम्हारे उस घर के सामने से गुजर रहा था, रात के 12 बज रहे होंगे। अचानक उधर से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। मैं रुककर वहां सुनने लगा। तब समझ में आया रोने की आवाज घर के अंदर से नहीं बल्कि घर के पीछे से आ रही है। तब मन में बड़ा कौतूहल जगा। धीरे से दरवाजा खोलकर तुम लोग के घर के पीछे की तरफ गया। तब वहां पे जो कुआं है, वहां पर एक औरत की परछाई को खड़ा देखा, जो बार बार कह रही थी, तुम लोग मुझे यहाँ से मुक्ति दो, मेरे बहुत तकलीफ में हुए मैं यहाँ पर। तब उस परछाई को देखने के लिए मैंने अपने हाथों में पकड़े टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ जैसे ही डाली, वहां पर कोई नहीं था। तब मुझे समझने में देर न लगी कि वो असल में कोई शरीरी आत्मा थी। इस पर तुषार ने कहा, नहीं दादाजी, हमने तो कोई रोने की आवाज नहीं सुनी। अच्छा बेटा, तुम लोग जब तक उस घर में हो बड़ा संभाल के रहना, कहकर वो बूढ़ा चला गया। अचानक सुजल बोल पड़ा, देख देख, कल रात को मैंने तुझसे कहा था, मेरी बात नहीं मानी। अब सुना उस आदमी ने क्या कहा? उस घर में रोने की आवाज आती है, रात होती और घर के पीछे दिखाई देती है परछाई। इस पर तुषार बोला, सुन, इन लोगों की बातों में कान मत दे। गांव के अनपढ़ लोग क्या देखने क्या देखते हैं और क्या बोल रहे हैं। इसके बाद दोनों आगे चल पड़े नदी की तरफ। इसके बाद दोनों नदी में अच्छी तरह से स्नान किए और फिर वहीं से एक ताजी रोहू मछली पकड़कर घर ले गए। माधव को देते हुए बोले, दादा इसको अच्छे से पकाओ तो, शहर में तो ताजी मछली खाने में मिलती ही नहीं है, आज जम के खाएंगे। दोपहर को भी उनके लिए गोश्त भात बनाया गया था। फिर खाट पर लेटकर तुषार सुजल से बोला, देखा गांव में क्या आनंद है, ऐसा खाना तुझे शहर में नहीं मिलेगा। फिर दोनों खर्राटे लेकर सो गए। हालांकि सुजल को ज्यादा देर तक नींद नहीं आई। वो उठ गया और क्या सोचकर घर के पीछे की तरफ चला गया। घर के पीछे भी वैसी ही हाल थी जैसे सामने। चारों तरफ झाड़ी झुंझाटी से जंगल सा बन गया था। उसने देखा पीछे तरफ टूटी फूटी दीवारों के अलावा कुछ नहीं था। अभी वो लौट ही रहा था कि अचानक उसकी नजर पड़ी एक पत्थर की वेदी पर। वो वेदी के पास जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, घर के पीछे इस वेदी का क्या काम? कहीं इस वेदी में ही सारे राज तो नहीं छुपे हुए? जाकर दादी से पूछना पड़ेगा। सोचकर सजल दादी के कमरे की तरफ चल पड़ा। उसने देखा दादी इस वक्त बिस्तर पर लेटी हुई थी और एक ग्रामीण महिला उनके पैरों में तेल मालिश कर रही थी। उसे देखते ही दादी बोल पड़ी, क्या हुआ बेटा, घर के बाहर क्या कर रहे हो? आओ अंदर आओ। असली में दादी नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपके साथ थोड़ी गप मार ली जाए। क्या करिए आप? ये राधा है गांव की, आकर रोज मेरे पैरों में तेल मालिश कर देती है। इसके बाद सजल वहीं बैठ गया और तुषार की दादी से इधर उधर की बातें करने लगा और फिर बोल पड़ा, अच्छा दादी, मैं घर घूम कर देख रहा था। अच्छा दादी, घर के पीछे वो एक वेदी सी क्यों बनी है? ये तो मुसलमानों के कब्र जैसी लगती है, हमारे घर में इसका क्या काम? दादी बोल पड़ी, पता नहीं वो क्या है, पर
जब से मैं शादी होकर इस घर में आई हूँ वो बेदी वहीं पर है। घर के सब लोगों से मैंने पूछा था मगर आज तक उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। बातें खत्म कर सजल कमरे से बाहर निकल आया। कमरे में आकर उसने देखा तुषार चाय पी रहा है। उसे देखते बोला, कहाँ थे महाराज अभी तक? अरे कुछ नहीं, तेरी दादी के साथ बैठकर गप मारा था। अब वो तेरे बचपन की कहानी, इस घर की कहानियां वगैरह बता रही थी। चाय खत्म करके तुषार बोला, अच्छा सुन, मैं माधोदा के साथ बाजार जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। तो अकेले रह सकेगा तो? डरेगा नहीं तो? अरे नहीं, मैं रह जाऊंगा, तू हो क्या बाजार से, मैं तब थोड़ा सो लेता हूँ। तुषार के जाते ही सजल बिस्तर पर लेट गया। अचानक मोबाइल में कुछ वीडियोस देखते देखते उसे एक झपकी सी आ गई थी, पर तभी रोने की आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी। वो गौर से सुनने लगा। रात की तरह वो आवाज फिर से आ रही है, मुझे यहाँ से कोई मुक्ति दो, कोई बाहर निकालो मुझे यहाँ से, मैं बहुत तकलीफ में हूँ यहाँ पर, मुक्ति दो मुझे। अब सुजल रह नहीं सका। वो उठकर घर के पीछे की तरफ चल पड़ा। घर के बरामदे में एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। पीछे पूरी तरह से अंधेरा था। अचानक ही एक बिल्ली धीरे से मिमिया उठी। आगे बढ़कर फ्लैशलाइट की रोशनी में उसने देखा ठीक उस बेदी के ऊपर एक नारी आकृति बैठी हुई। उसे ठीक से देखा नहीं जा सक रहा है, जैसे एक सफेद आवरण से उसका शरीर ढका हुआ है और वो रोए चली जा रही है। सुजल पास पहुंचकर बोल पड़ा, आप कौन हो और रो क्यों रही हो? अचानक सुजल की आवाज सुनकर वहां पर एक भयानक हंसी गूंज पड़ी और तभी उसके सिर के ऊपर से बहुत सारे चमगादड़ उड़कर निकल गए और दूर लोमड़ियों की आवाजें आने लगी। परिस्थिति को देखकर सुजल खुद को संभाल न सका और वहीं पे गूंगू की आवाज करता हुआ बेहोश होकर गिर पड़ा। रात 9 बजे जब तुषार माधोदा के साथ घर लौटा तो सुजल को कमरे में नहीं पाया। दादी के कमरे में भी जब उसे नहीं खोज सका तो उसे इधर उधर खोजने लगा। उसके फोन पर बार बार कॉल करने पर भी उसने कॉल रिसीव नहीं किया। तब अचानक क्या सोचकर माधोदा के साथ वो घर के पीछे गया और बेदी के पास ही उसे बेहोश पड़ा हुआ पाया। किसी तरह से उठाकर वो कमरे में लेकर आए। चेहरे पर काफी पानी डालने के बाद बड़ी मुश्किल से वो होश में आया। उस रात उसे तेज बुखार था। रात में उसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक गिलास दूध पीकर वो सो गया। उस रात अचानक तुषार की नींद टूट गई। उसने सुना घर के चारों ओर कोई पायल पहनकर घूम रहा है और सजल और उस बूढ़े व्यक्ति के कहने अनुसार एक वैसे ही कहते जा रहा है, कोई मुझे यहाँ से मुक्त करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे छुटकारा दो यहाँ से। तुषार बिस्तर से उठ बैठा। एक शाल शरीर में ओढ़कर वो घर के पीछे की तरफ चल पड़ा। मन ही मन सोच रहा था, आज वो इस रोने की आवाज का रहस्य फाड़ कर रहेगा। तुषार वैसे ही बिना डरने वाला लड़का है। कॉलेज पहुंचकर तो जैसे बिल्कुल धाकड़ बन चुका है। जैसे ही वो घर के पीछे की बेदी के पास पहुंचा, उसने देखा वहां पर एक लड़की की परछाई खड़ी है जो फूट फूट कर रो रही है और बार बार वही बातें कही जा रही है, मुझे मुक्ति दो मुझे यहाँ से, मैं बहुत तकलीफ में हूँ यहाँ पर। तब तुषार बोल पड़ा, कौन हो तुम? क्यों रात को यहाँ रोते रहती हो? क्या है तुम्हारा काम यहाँ? अचानक उसकी आवाज सुनकर वो छाया मूर्ति चौंक पड़ी और अचानक उधर से आवाज आई, तुम कौन हो और इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुषार हूँ, इस घर का लड़का। ये मेरे दादाजी का घर है, मैं उनका इकलौता पोता हूँ। उसके मुंह से उसके दादाजी के बारे में सुनकर वो नारी मूर्ति बोल पड़ी, ओह तुम उस पापी की वंशज हो, तुम मुझे क्या मुक्ति दोगे? तुम तो शैतान के वंशधर हो, तुम्हारे शरीर में भी तो उसी का खून है। चिढ़कर तुषार बोल पड़ा, तुम मेरे दादाजी को शैतान क्यों बोल रही हो? क्या किया है उन्होंने तुम्हारा? तब वो परछाई बोल पड़ी, मेरा नाम कनकलता है। तुम्हारे दादाजी ने मेरे पूरे परिवार का सर्वनाश किया। सुनोगे उन्होंने मेरे साथ क्या किया है? हाँ मैं सुनूंगा, तुम बताओ। कुछ देर चुप रहने के बाद वो परछाई बोल पड़ी, इस गांव के जमींदार थे सूर्य चंद्र, बहुत ही नाम था उनका और वैसा ही तेज। तब अंग्रेजों का राज था। सूर्यचंद्र अच्छे इंसान नहीं थे। गांव के गरीब जनता पर वो बहुत अत्याचार करते थे और वैसे ही महिलाओं पर अत्याचार करते थे। और तुम्हारे दादाजी वो भी हम शैतान इंसान नहीं थे। वो भी जमींदार घर में लड़कियों को पकड़ के लाते और दोनों
तब तुम्हारे दादाजी की शादी नहीं हुई थी, तुम्हारी दादी इस घर में नहीं आई थी। दादाजी की उम्र बहुत कम थी। उस समय मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर रहने आई और मामा के कहने पर उनके साथ खेती के काम में हाथ बटाने लगे। एक दिन खेत में काम करते हुए शाम ढल गई थी। घर लौटते हुए अचानक रास्ते में मुलाकात हुई तुम्हारे शैतान दादाजी से। मुझे देखकर उनकी आंखों में जैसे लोभ की आग भड़क उठी। मुझे उसकी नजरें ठीक नहीं लगी। मैं किसी तरह से वहां से निकलकर घर चले आई, मगर उसके बाद वो कमीना हमेशा मेरा पीछा करने लगा। मुझे अलग अलग जगह पर आकर तंग करता, अलग अलग तरह के प्रलोभन देता, मगर मैं उसकी बातें कभी नहीं मानी। एक दिन तंग होकर मैंने गांव वालों के सामने उसका बहुत बुरी तरह से अपमान कर दिया और ये अपमान ही मेरे लिए मृत्यु का कारण बना, मेरे पूरे परिवार के लिए मृत्यु का कारण बना। इसके बाद मेरे मामा ने इस गांव से दूर मेरी शादी तय कर दी ताकि मैं उन कमीनों से दूर चले जाऊं, उनकी लालची निगाहों से दूर चले जाऊं। शादी के दिन तक सब कुछ ठीक था। मुझे दुल्हन सजाकर मंडप में लाया गया। तब तुम्हारे दादाजी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गए और वहां पर तोड़ फोड़ शुरू कर दी, जिसके साथ मेरी शादी होने से उसे गोली मार दी। मेरे मामा मामी और माँ को एक कमरे में बंद करके आग लगा के उन्हें जिंदा जलाकर मार दिया। उसके बाद मुझे जमींदार के यहाँ ले गए और कुछ दिनों तक मेरी इज्जत से खेलते रहे और फिर एक दिन मुझे गला दबाकर मार दिया और मेरी लाश को अग्नि के सुपुर्द नहीं करके यहाँ पर काट दिया। और उसके बाद तुम्हारे परदादा ने यहीं पर अपना घर बनाया और अपने लड़के को सही रास्ते पर लाने के लिए तुम्हारी दादी से उसकी शादी दे दी। मगर एक रात मैंने उसे निशी डाक के भुलावे में लाकर गांव की नदी में ले जाकर डुबो कर मार डाला था और अपने परिवार की मौत का बदला लिया उससे। कनकलता के मुंह से सारी कहानी सुनने के बाद तुषार बोल पड़ा, तो घबराओ मत, मैं कल सवेरे ही अपने दादाजी के पापों का पश्चाताप करूंगा और तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। मैं सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ, मुझे दर्शन दो। तुम जब मेरा इतना उपकार कर रहे हो, मैं तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगी। अचानक ही उस परछाई के चारों ओर से वो सफेद आवरण हट गया। तुषार ने देखा एक अत्यंत रमणीय सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी है, जिसकी आंखें हिरने जैसी हैं, कमर तक लंबे बाल, गौर वर्ण। अचानक वो बोल पड़ी, जिसके साथ मेरी शादी तय हुई थी वो तुम हो। ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। अच्छा, उसका नाम क्या था? उसका नाम मृण्मय था। कहने के साथ साथ वो परछाई गायब हो गई। अगले ही दिन तुषार ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और वहां पर उस वेदी को तोड़ा। वेदी तोड़ते ही वहां से एक स्त्री की लाश निकली, मगर उसे देखकर तुषार चौंक उठा। इतने सालों बाद भी वो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उस लाश को जमीन के अंदर गाड़ा गया है। लाश अभी तक सड़ी नहीं। उसके बाद उस लाश को अग्नि के सुपुर्द किया गया और नदी के पास तुषार ने कनकलता का पिंडदान किया। इसके बाद काफी दिनों तक वो दादी के घर पर रहे।